चलो, तो हमने बेटा पिछली क्लास में यानी कि कल जहां तक मुझे याद आता है शायद रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तक बात कर यहाँ पे बात की थी टेंडर और लिगामेंट बनते हैं। हमारा हीरोका इसको एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया। हीरोका अच्छा हाँ वो तो टी-शर्ट नहीं दिया थी। तो अपन समझा कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप लूज डेप्थ और एक्सपेरिमेंट। अगर सेल्स ऑफ फाइबर एक दूसरे से दूरी पर तो आपने कहा लूज। अगर ये सेल्स ऑफ फाइबर एक दूसरे के एकदम पास से कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड तो आपने कहा डेंस। और अगर ये किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए है तो आपने क्या कहा स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू आपने कहा कि 2 टाइप का होता है, एक तो एरियोलर और दूसरा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हमने कहा कि मेन सेल कौन सी होती है फाइब्रोब्लास्ट। फिर हमने कहा इसके अलावा मैक्रोफेज है, वास्ट सेल है, लिम्फोसाइट है और टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पाई जाती है। फाइबर्स में हमने कहा कि यहाँ पर कोलेजन फाइबर होंगे, इलास्टिक फाइबर होंगे और रेटिकुलर फाइबर भी आएंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा कि स्किन के नीचे है और इपिथेलियम का सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है। एरियोलर टिश्यू जब मॉडिफाई हुआ, स्पेशलाइज हुआ फैट स्टोरेज के लिए तो इसने क्या बनाया एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रिंसिपल सेल कौन सी थी एडिपोसाइट्स। फिर आपने कहा कि ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे। फिर अगला पढ़ते हैं कि सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हमने कहा कि यहाँ सेल का फाइबर पास रहे। पहला टाइप डेंस रेगुलर। जब अगर सेल का फाइबर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन यानी कि एक ही ओरिएंटेशन में पाए जा रहे हैं तो आप कहेंगे डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में अगर इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा है तो ये क्या बनाता है बच्चे टेंडन बनाई जाती है। टेंडन कनेक्ट किसको करता है तो आपने कहा कि टेंडन कनेक्ट कर रहा होता है मतलब वही लिगामेंट जबकि अगर येलो फाइबर्स ज्यादा हो और लिगामेंट कनेक्ट कर रहा होता है तो अब इसके बाद अगला आपका आ जाता है डेंस इररेगुलर। और डेंस रेगुलर के बाद नेक्स्ट वन इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगला अपना आया डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस इररेगुलर में आप देखिए जब आप डेंस इररेगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर रेगुलर में एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में थे तो इसका मतलब हुआ कि इररेगुलर में अलग अलग ओरिएंटेशन में पाए जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर ये कुछ फाइब्रोब्लास्ट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक और यहाँ पर है, एक फाइब्रोब्लास्ट यहाँ। तो ये कुछ एक फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर फाइबर्स मौजूद जैसे कुछ फाइबर ये प्रेजेंट है, कुछ फाइबर यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कुछ फाइबर ये ऐसे करके प्रेजेंट है, कुछ और फाइबर यहाँ पर है, ये कुछ फाइबर ऐसे करके हो गए। तो ये हमने बनाया ब्लू कलर से कौन से है कोलेजन फाइबर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इलास्टिक फाइबर भी पाए जा रहे होंगे और इलास्टिक फाइबर्स के बारे में हम जानते हैं कि इलास्टिक फाइबर ब्लास्ट। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो सेल है ये कौन सी होगी बेटा फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है। यहाँ जो फाइबर है ये वाला फाइबर कौन सा हुआ कोलेजन। सो दिस वन इज कोलेजन फाइबर। और ये जो फाइबर है इसको आपने कहा कि ये है इलास्टिक फाइबर। तो यहाँ पर ये फाइबर आपका हो गया इलास्टिक फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर यहाँ मौजूद है। यहाँ देखिए आपने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर फाइबर्स मेनली यहाँ कौन से पाए जा रहे हैं। देखो कोलेजन ज्यादा है कि इलास्टिक। कोलेजन फाइबर ज्यादा है
तो फाइबर्स इसमें से मेनली कौन से फाइबर है? कोलेजन फाइबर। पेज नंबर 103 पर लास्ट वाली लाइन के अंदर देखते जाएंगे। तो मेनली कोलेजन फाइबर आर arranged in different orientation। तो यहां पर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट ये अलग अलग ओरिएंटेशन में या अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अगर अरेंज हो तो आप इसे क्या बोलते हैं? इरेगुलर। यानी कि रेगुलर में आपने देखा था कि सारे फाइबर एक ही दिशा में पाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे फाइबर क्या है? अलग अलग दिशा में। आखिर आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो उसको जरा समझते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर में अंतर क्या होता है। तो ध्यान देंगे, रेगुलर के अंदर आपने देखा था बच्चे कि यहाँ पे जो फाइबर्स थे सारे फाइबर एक ही डायरेक्शन में पाई जा रही थी। तो सारे फाइबर क्या है? एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर आपने इस टिश्यू पर इस दिशा में यानी कि ये इस डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाया तो टिश्यू के अंदर मौजूद ये जो फाइबर्स हैं ये फाइबर इस फोर्स को विथस्टैंड कर देंगे। मतलब कि जैसे मान लो हमने 10 थ्रेड ले लिए एक साथ और इन 10 थ्रेड को हमने साथ में रखा, 10 थ्रेड के किनारों को पकड़ के हमने खींचा तो वही बात हो जाएगी ना, एकता में शक्ति। ठीक, पर कहीं अगर आप इसके इधर की तरफ अगर आप फोर्स लगाने लगे तो फिर कोई एकता में शक्ति नहीं रहेगी। कुछ फाइबर इधर खींच जाएंगे, कुछ इधर की तरफ खींच जाएंगे, मतलब कि ये वाला टिश्यू काम नहीं आएगा। कौन सा काम नहीं आ रहा है? रेगुलर। अब आपको जो टिश्यू चाहिए इसके अंदर सेल्स और फाइबर अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग ओरिएंटेशन में कैसे होंगे? तो कुछ फाइबर ऐसे करके लगे हों, कुछ फाइबर ऐसे करके अरेंज हों, वहीं पर कुछ फाइबर इस तरीके से अरेंज। तो अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो जब आप ऐसे करके खींचेंगे तो ये वाला जो फाइबर है ये आपका काम आ जाएगा। वही जब आप ऐसे करके खींचेंगे तो क्या होगा कि ये वाला फाइबर आपके काम आ गया। आपने इधर से अगर खींचने की कोशिश की तो यहां पर क्या होगा? ये वाला फाइबर आपके काम आ जाएगा। अगर इधर से खींचा तो ये वाला फाइबर आपके काम आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं, तो जो फाइबर्स है इनका ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, एक बार यहां तक देखेंगे, अभी एक बार में पहले चेंज करके लाता हूं। तो एक बार यहां तक लिखें। और क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को ठीक से वॉइस आ रही है कि नहीं, एक बार बताओ जरा। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रही है? लिखा इतना? देखिए, तो कितने से अपनी कोई बात समझ में आई कि जो टेस्ट रेगुलर है
ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमेशा क्या बना रहा होगा, कुछ कॉर्ड या रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। कॉर्ड या रस्सी जो है, रस्सी को इसी डायरेक्शन में खींचेंगे, वहीं पर जो डेंस इरेगुलर ये रस्सी बनाने की बजाय ये क्या बनाएगा कि शीट या एक कवरिंग जैसी कुछ स्ट्रक्चर बना रखा होगा, इसको अलग अलग डायरेक्शन में खींचा जा सकता है। तो आपने कहा कि ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इट ऑलवेज फॉर्म अ शीट। ये क्या बनाता है, एक शीट बनाता है या कवरिंग बनाता है, और ये जो शीट या कवरिंग है इस पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कहां मौजूद होता है। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका बेटा पाया जाता है इन द स्किन। तो ये कहां प्रेजेंट है, इन द स्किन। हालांकि कुछ और जगह पर भी पाया जाता है, पर उसके बारे में जब जैसे बात आती जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बस इतना याद कर लेना है कि कहां प्रेजेंट है इन द स्किन। और देखिए डेंस रेगुलर कहां कहां मौजूद था। तो रेगुलर पे आपने कहा कि टेंडर, पहला कहां पर टेंडर, टेंडर किस किस के बीच था, मसल और बोन के बीच में, वहीं पर लिगामेंट बोन और बोन के बीच में। ये कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इन द स्किन। एनसीईआरटी ने एरियोलर और एडिपोज दोनों के लिए कहा था कि दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे। जब भी आपसे कहा जाएगा बीनीथ द स्किन तो हमारा आंसर क्या होगा, एरियोलर और एडिपोज। और जब भी कहा जाएगा इन द स्किन तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, तो इन द स्किन के लिए आंसर क्या रहेगा, इरेगुलर। तो बीनीथ द स्किन जब भी कहा जाएगा तो कौन कौन होगा, बीनीथ द स्किन में एरियोलर और एडिपोज। बीनीथ द स्किन में क्या क्या कहेंगे, एरियोलर और एडिपोज। इन द स्किन में क्या कहेंगे, डेंस इरेगुलर। इन द स्किन beneath the skin, beneath the skin में areolar adipose, और in the skin dense irregular। अब यहाँ जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ तक तो बात हुई डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगले टाइप का जो टिश्यू आपका आता है ये आपका हो जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट टाइप इज स्पेशलाइज्ड। आपको ध्यान होगा कि हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया था, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो थर्ड टाइप आता है व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये बेटा किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम बात कर चुके हैं कि ये 2 टाइप का होता है। पहला आपने कहा था वेस्कुलर और दूसरा स्केलेटल। वेस्कुलर का मतलब हुआ कि जब ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हो, किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे तो आप वेस्कुलर कहेंगे। अगर ये बॉडी में स्केलेटल बना रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, स्केलेटल कहा जाएगा। अब ये वेस्कुलर और स्केलेटल जो है इनमें से स्केलेटल में हमने बात की थी 2 चीजें होती हैं, कार्टिलेज और बोन। तो इसमें से पहले हम बच्चे बात करने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला कौन सा हुआ, कार्टिलेज। तो यहाँ पर कार्टिलेज की स्ट्रक्चर अगर हम समझें कि कार्टिलेज क्या क्या होती है, तो पहले आप समझिए कार्टिलेज है क्या। तो अपना जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन का मतलब हुआ हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो एंडोस्केलेटन ज्यादातर बोन और कुछ कार्टिलेज से बना होता है। तो ज्यादातर यहाँ पे क्या है, बोन है, साथ में कुछ कार्टिलेज मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ पे यहाँ प्रेस करके देखो, इसकी अपनी रिजिडनेस है, ठीक, और अपने कान को दबा के देखो, इसकी अपनी रिजिडनेस है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, मगरमच्छ बाबा, जो मगरमच्छ बाबा बताओ क्या मौजूद है। तो बात से इतना मुंह खोल लो, ये काम मगरमच्छ बाबा होता है, ठीक। तो मगरमच्छ बाबा बताएंगे, बताओ यहाँ पे क्या है, बोन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अगर भाई कार्टिलेज की स्ट्रक्चर देखो कि कार्टिलेज में क्या क्या होता है, तो कार्टिलेज में मैंने कहा कि लगभग अभी अगर हम मान लें कि हमारे पास जो कार्टिलेज है वो लगभग एक सर्कुलर सी कार्टिलेज है। तो एक कार्टिलेज में
अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ बेटा पाई जाती है कवरिंग। कार्टिलेज के बाहर की तरफ क्या मौजूद है? कवरिंग। ये जो कवरिंग है ये डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। तो डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने यहाँ पर क्या बनाया? कवरिंग। अभी आप देखिए, हमने डेंस इरेगुलर में केवल एक एग्जांपल लिया था स्किन, और बाकी के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता जाऊंगा कि इसके और भी एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक और एग्जांपल जो आपको यहाँ पर मिला वो आपको मिला कि ये कहां पर? कार्टिलेज के ऊपर एक कवरिंग बना रहा होता है। तो कार्टिलेज के ऊपर इसने जो कवरिंग बनाई, इस कवरिंग को हम बेटा नाम दे रहे होते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो कार्टिलेज के बाहर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को आपने नाम क्या दिया है? पेरिकॉन्ड्रियम नाम दिया है। देखो, कॉन्ड्रियम वर्ड जब आएगा तो इसका हमेशा मतलब होगा कार्टिलेज। कॉन्ड्रियम वर्ड का मतलब क्या हुआ? कार्टिलेज। पेरी वर्ड का मतलब हुआ पेरिफेरी। पेरी वर्ड का मतलब क्या हुआ? पेरिफेरी, यानी कि अराउंड। तो कार्टिलेज के अराउंड जो पाया जाए उसका नाम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये बना हुआ है आपका वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन किसका करता है? पेरिकॉन्ड्रियम का। तो पेरिकॉन्ड्रियम किसका बना है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। क्या पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज का बना होता है? नहीं। पेरिकॉन्ड्रियम कहां पाया जाता है? कार्टिलेज के अराउंड मौजूद। तो कार्टिलेज के आसपास जो पाया जा रहा है इसको आपने नाम दे दिया पेरिकॉन्ड्रियम। अब अंदर जो कार्टिलेज है, सबसे पहले कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल है इसको हम बच्चे नाम देते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज को बनाने वाली सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम है। तो कार्टिलेज को बनाने वाली सेल यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम के ठीक अंदर की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट की एक लेयर मौजूद है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट की एक लेयर कहां पाई जा रही है? कार्टिलेज के एकदम बाहर की तरफ, या अपन कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम के ठीक अंदर की तरफ। यहाँ जो सेल है इस सेल को नाम क्या मिलता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम दिया जाता है। तो ये जो सेल है इसे कहा जाता है कि यह है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है इसका बेटा डेवलपमेंट हुआ है फाइब्रोब्लास्ट से। कैसे डेवलप होती है? फाइब्रोब्लास्ट। भाई कार्टिलेज है तो एक कनेक्टिव टिश्यू ही ना, और कनेक्टिव टिश्यू में मेन सेल कौन थी? फाइब्रोब्लास्ट। वही फाइब्रोब्लास्ट कार्टिलेज के अंदर क्या बनाती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है इट इज कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है। तो ये क्या कही जाती है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। तो ये क्या होगी? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है। तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां पाई जाती है? एकदम किनारे पर मौजूद होती है, पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट अंदर की तरफ। अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है जब इसकी उम्र बढ़ती है, जब ये थोड़ी सी बड़ी होती है तो अब इसका नाम बदल जाता है। अब इसका नाम क्या हुआ? बदल गया। ठीक, जैसे कि अब अगर बात करें तो हमें से ज्यादातर लोग जब छोटे रहे होते हैं तो हमारे घर पे हमें कुछ निकनेम से बुलाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो निकनेम धीरे धीरे करके खत्म होता जाता है कि आपको आपके नाम से बुलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन कभी छोटे में कुछ नाम था क्या? बोलू बोलू और सीधे सीधे भी इसलिए नहीं तो हम मान लेते हैं निखिल बाबू का पहले नाम क्या था? आप तो क्या चाहते हो कि जब इनकी शादी हो जाती है पत्नी भी इनको बोलू नाम तो अब मान लेते हैं कि जब आगे चल करके
भविष्य में भाई कभी कभी बेचारे की शादी भी होगी, आगे चल के जो बच्चे भी होंगे, बच्चे थोड़ा बोलो पापा नहीं ना। तो अब क्या हुआ, पहले नाम क्या था कॉन्ट्रोब्लास्ट, पहले नाम क्या था कॉन्ट्रोब्लास्ट जब बड़ी हुई तो उसका नाम हो गया कॉन्ड्रोसाइट, नाम क्या हुआ कॉन्ड्रोसाइट। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट है, यहाँ देखिए यहाँ मैट्रिक्स में बेटा यहाँ पर एक कॉन्ड्रोसाइट ये है, एक और कॉन्ड्रोसाइट ये, एक कॉन्ड्रोसाइट यहाँ, यानी कि 2-3 कॉन्ड्रोसाइट साथ साथ में। इधर क्या हुआ, एक कॉन्ड्रोसाइट यहाँ और एक कॉन्ड्रोसाइट यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही आपने कहा कि यहाँ पर एक कॉन्ड्रोसाइट ये हुई, एक ये है, एक कॉन्ड्रोसाइट यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स में जो सेल्स पाई जा रही है, इन सेल्स का नाम क्या है कॉन्ड्रोसाइट। ये क्या है कॉन्ड्रोब्लास्ट। जब अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है तो उसको नाम क्या देते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम देते हैं। और जब ये डिफरेंशिएट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो बड़े होने के बाद से क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है वो बेटा एक स्पेस के अंदर पाई जाती है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं लैकुना। क्या बोलते हैं स्पेस को लैकुना कहते हैं। ठीक, लैकुना को हम कुछ इमेजिन करते हैं कि लैकुना है, तो अपन कुछ ऐसे माने जैसे मान लो हमने थोड़ा सा ये कोई साबुन लिया, पानी में घोला, उसके बाद में पानी को खूब अच्छे से शेक, तो पानी में बबल बन जाएंगे। जितनी जगह में बबल है उतनी जगह अंदर खाली, उसमें पानी तो है नहीं। तो वो जो बबल है उसको आप मान लो कि वो क्या है लैकुना, और उस लैकुना के अंदर कौन मौजूद है कॉन्ड्रोसाइट मौजूद है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या होता है बच्चे कॉन्ड्रोसाइट। तो यहाँ जो सेल पाई जा रही है, इस सेल का नाम क्या है कॉन्ड्रोसाइट सेल। ये जो कॉन्ड्रोसाइट है इसके बारे में ध्यान दें, कॉन्ड्रोसाइट में आपने कहा कि 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स in a lacuna। तो बेटा लैकुना नाम किसका है, इस स्पेस का जो ग्रीन कलर से हमने बात किया ना, स्पेस का नाम क्या है लैकुना। लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट का नंबर कितना है 1 to 4। अब यहां देखिए एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन small cavities within the matrix secreted by them। तो chondrocytes are present within the small cavities secreted by them। यहां इस बात को समझिए, क्या कहा कॉन्ड्रोसाइट, ठीक, एक या नहीं कई सारे ना, क्या लिखा है कॉन्ड्रोसाइट। हमने क्या कहा एक लैकुना के अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, तो इसे लिखा कॉन्ड्रोसाइट आर प्रेजेंट स्मॉल कैविटीज। ये जो स्मॉल कैविटी है इसी का नाम क्या है लैकुना। ये स्मॉल कैविटी किसके अंदर है मैट्रिक्स में। सही कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल के अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स भी मौजूद है। तो ये स्मॉल कैविटी किसके अंदर है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को सेक्रीट किसने किया है कॉन्ड्रोसाइट। यानी कि यही जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये कॉन्ड्रोसाइट सेल ही है जो कि सेक्रीट क्या करती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सेक्रीट करने वाली यहाँ जो सेल है, इस सेल को अपन ने नाम क्या दिया है बच्चे कॉन्ड्रोसाइट नाम दिया है, जो सेक्रीट कर रही होती है मैट्रिक्स को। तो हमने कहा कि कॉन्ड्रोसाइट स्मॉल कैविटीज के अंदर मौजूद होती है। स्मॉल कैविटी किसके अंदर है मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 सेल के बारे में बात की, एक सेल का नाम क्या था होलो और दूसरे का नाम क्या है निकेल। होलो का नाम कॉन्ड्रोब्लास्ट, निकेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट। अब क्या होगा निकेल के जीवन में इसके कुछ दुश्मन भी होंगे कि नहीं, ठीक। तो अब ऐसे ही कार्टिलेज में भी
कुछ कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल पाई जाती है। जैसे मान लो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली कुछ सेल्स यहाँ पर हैं, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली कुछ सेल्स आप मान लो ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल होती है, इनको नाम मिलता है कॉन्ड्रोक्लास्ट। इनको नाम क्या नाम मिलता है? कॉन्ड्रोक्लास्ट नाम मिलता है। तो ये जो कॉन्ड्रोक्लास्ट है, इनके बारे में आपने कहा कि दैट कॉन्ड्रोक्लास्ट का कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। ये क्या है बेटा? कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल है। तो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली जो सेल होती है, इस सेल को नाम क्या मिलता है? कॉन्ड्रोक्लास्ट कहा जाता है। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट डिस्ट्रॉय किसे करती है? कार्टिलेज को। समझिएगा, नई रोड बनाने के लिए पहले से बनी हुई रोड को तोड़ना जरूरी है। नई रोड बनाने के लिए पहले से बनी हुई रोड को तोड़ना जरूरी है। जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास जाने वाली रोड थोड़ी सी खराब हो गई है, नई रोड बननी है, तो पहले से एग्जिस्टिंग रोड को तोड़ने के लिए अब मान लेते हैं कि जेसीबी आती है, तो क्या उस जेसीबी वाले पे तुम गुस्सा करोगे कि तुम पुरानी रोड क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, क्योंकि जब वो तोड़ेगा तभी तो नई रोड बनेगी। जब वो तोड़ेगा तभी तो नई रोड बनेगी ना। तो पहले से एग्जिस्टिंग जो कार्टिलेज है उसको जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तभी तो नई कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा। और नई रोड का फॉर्मेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि समय के साथ चाहे जितनी अच्छी रोड बनाई जाए, फिर भी उसके अंदर गड्ढे आएंगे, रोड खराब होगी। तो सरकार को चाहिए कि नियमित बेसिस पर पहले वाली रोड को हटाया जाए और उसकी जगह पर नई रोड का फॉर्मेशन किया जाए। तो पहले वाली रोड को हटाना इसका काम है, कॉन्ड्रोक्लास्ट का काम है। नाम पर ध्यान देंगे, इसके नाम में क्या है? कॉन्ड्रोक्लास्ट। और इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोक्लास्ट। स्पेलिंग में जो अंतर आता है वो केवल यहाँ पर बी और यहाँ पर सी का अंतर आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका सबसे खतरनाक दुश्मन आपका सबसे करीबी ही होता है। तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा करीबी ही है। इसकी और इसके नाम में केवल बी और सी का ही अंतर है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कॉन्ड्रोक्लास्ट है। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट ने कार्टिलेज को बनाया, कॉन्ड्रोक्लास्ट ने कार्टिलेज को बनाया और कॉन्ड्रोक्लास्ट ने क्या किया? कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय करना जरूरी था? क्योंकि समय के साथ कार्टिलेज के अंदर वियर एंड टियर होगा। तो पहले वाली कार्टिलेज को जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक नई कार्टिलेज बनेगी भी नहीं। तो नई कार्टिलेज बनाने के लिए पहले वाली कार्टिलेज को हटाना जरूरी है। तो कार्टिलेज के अंदर सेल्स कितने टाइप की पाई जाती है? 3। पहली सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट, इसका नाम क्या है? बोलू। ठीक, फिर ये कौन है? कॉन्ड्रोसाइट, इसका नाम क्या है? निकेल। और फिर कॉन्ड्रोक्लास्ट कौन है? निकेल का दुश्मन। ठीक, तो सेल यहाँ पे कितने टाइप की हुई? 3। पहले का नाम, दूसरा, तीसरा, तो कुल मिला के सेल कितने टाइप की? इनमें से पूरी कार्टिलेज कौन बनाता है? मैट्रिक्स कौन बनाता है? कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो सेल कितने टाइप की हुई? 3 टाइप की सेल होती है। क्या आप देखो अभी इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं। जैसे हमने बाकी कनेक्टिव टिश्यू में कहा कि जो सेल्स है ये बेटा फाइबर बनाते हैं, तो भाई कार्टिलेज भी तो अल्टीमेटली है कनेक्टिव टिश्यू ही, तो यहाँ भी फाइबर पाए जाने चाहिए। तो कार्टिलेज के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं उनमें आप देखिए, जैसे ये फाइबर है जो कि अनब्रांच्ड है, बंडल्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो ये अनब्रांच्ड और बंडल्स के फॉर्म में पाए जा रहे फाइबर्स, इन फाइबर्स को बेटा अपन नाम क्या देंगे? कोलेजन फाइबर। तो ये वाले फाइबर कौन से हुए? कोलेजन फाइबर। वहीं पर यहाँ कार्टिलेज के अंदर कुछ फाइबर्स पाए जाएंगे जिनके अंदर ब्रांचिंग मौजूद है। तो ये कुछ एक फाइबर मौजूद है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रांचिंग पाई जा रही है। तो इन दोनों फाइबर्स के नाम बता सकते हैं क्या? मुझे बताओ जरा, नीले वाले का नाम? बहुत बढ़िया। तो नीले वाले को अपन क्या बोलते हैं? कोलेजन। वहीं पर येलो वाले का नाम, ये जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर है
इनका फॉर्मेशन किसने किया है? तो यही कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती है। जैसे वहां पर फाइब्रोब्लास्ट बना रही थी ना, वैसे ही यहाँ पर इनका फॉर्मेशन कौन करेगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब देखिए सेल्फ हो गई, फाइबर हो गई, अब फाइबर के बाद कौन आना चाहिए? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ है? तो ये सारी चीजें इसी मैट्रिक्स के अंदर तो मौजूद है। यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर क्या मौजूद है? आपका मैट्रिक्स। तो ये आपने कहा कि कार्टिलेज का क्या है? मैट्रिक्स है। तो आपने कहा कि ये कार्टिलेज का क्या है बेटा? मैट्रिक्स। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के 3 कैरेक्टर होते हैं। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बारे में आप देखें तो हम कहते हैं कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये सबसे पहली बात अपन कहते हैं सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड है। फिर हम कहते हैं प्लायबल है, और तीसरी बात हम कहते हैं कि रेजिस्ट कंप्रेशन। तो मैट्रिक्स के लिए कितनी बात कहते हैं? 3। पहला क्या कहा? सॉलिड। दूसरा, तीसरा, पहली बात क्या कही? सॉलिड। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरा, तीसरा, सब समझते हैं। समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं इरेजर का। इसका एग्जाम्पल लेंगे बताओ कौन सी कंपनी की इरेजर यूज करते हो? इरेजर है ही अप्सरा, नटराज, डॉम्स, कई सारी कंपनी की इरेजर आती है। इरेजर को सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से आप देखें तो इरेजर लिक्विड, सॉलिड और गैस में से कौन सी स्टेट से आएगी? पहली टर्म क्या आई? सॉलिड। कार्टिलेज कैसा है? सॉलिड। इस पेन को अगर मैं चाहूं कि वैसे करके इसे मोड़ दूं तो क्या ये पेन फ्लेक्स होगा? इरेजर को ऐसे करके मोड़े तो मुड़ती है कि नहीं? मुड़ जाती है ना। तो इसको हमने क्या कहा? प्लायबल। इसको हमने क्या कहा? प्लायबल। यानी कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आपने क्या कहा? प्लायबल। अगला आपने कहा रेजिस्ट कंप्रेशन। इरेजर को ऐसे करके हमने रखा, इधर इधर से इरेजर को हमने दबाया। जब इरेजर को प्रेस किया तो प्रेस करने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितनी ताकत तुम लगा रहे हो इरेजर पर, उतनी ही ताकत इरेजर तुम्हारे हाथ पे लगा रही है कि नहीं? क्या इरेजर कंप्रेस होना चाहती है? नहीं, इरेजर कंप्रेस होने को रेजिस्ट कर रही है। तो इरेजर की प्रॉपर्टी कितनी होती है? 3। पहला सॉलिड। सॉलिड का है स्टेट ऑफ मैटर के साथ। प्लायबल, इसको मोड़ा जा सकता है। रेजिस्ट कंप्रेशन, अगर इसको दबाते हैं तो अपने को ताकत लगानी पड़ती है। जितनी ताकत हम लगाते हैं उतनी ही ताकत ये भी बाहर की तरफ लगा रही होती है। तो हमने इसे क्या कहा? रेजिस्ट कंप्रेशन। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कितनी हुई? 3। सॉलिड, प्लायबल और रेजिस्ट कंप्रेशन। अब ये मैट्रिक्स बना किसका होता है? तो जो मैट्रिक्स है इसके बारे में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट। किसका बना होता है? कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट का बना होता है। तो मैट्रिक्स बना होता है कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट का। अब ये कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट होते ही क्या है? तो कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट में यहां पर आता है बेटा कॉन्ट्रोइटिन 6 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड। इसके का बना है कॉन्ट्रोइटिन 6 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है। तो कॉन्ट्रोइटिन 6 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड से फॉर्मेशन किसका होता है? कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट का। और कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट कहां पर मौजूद है? तो आपने कहा कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट पाया जा रहा होता है कार्टिलेज में। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स किसका बना होता है? कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट। ध्यान रखिए क्योंकि ये कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट का बना है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसीलिए कार्टिलेज प्लायबल होती है। कार्टिलेज बोन की तरह हार्ड नहीं है, प्लायबल है। प्लायबल इसलिए है क्योंकि बोन आपकी बनी होती है ऑर्गेनिक मटेरियल जिनकी कैल्शियम से बनती है चौक। क्या चौक को मोड़ा जा सकता है? नहीं। यानी कि कैसा होगा? हार्ड। वहीं पर कार्टिलेज किसकी बनी? कॉन्ट्रोइटिन सॉल्ट।
जो कि कैसा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल होने की वजह से ही ये कार्टिलेज कैसी होती है, फाइबर। तो कार्टिलेज के अंदर कंपोनेंट कितने, तीन। सबसे पहला सेल, दूसरा फाइबर, तीसरा मैट्रिक्स। कार्टिलेज की कवरिंग का नाम पेरिकॉन्ड्रियम, जो किससे बना होगा, WF60 से बनता है। बोलो क्या इसकी बात अपने को समझ में आती है? देखो फटाफट से। ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कहीं कोई डाउट हो तो बता दिया करो भाई। ये सल्फेट एंड हाइड्रोलिक एसिड है। ओमकार बेटा बॉडी टेंडन ही होता है, हार्ट के अंदर पाया जाता है। उसके बारे में अपन बात करेंगे जब हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। और इसके नाम से ही समझ में आता है बॉडी टेंडनी, यानी कि टेंडन है, कोलेजन फाइबर का बना है। डायग्राम बना। आगे बढ़े, ध्यान देखिए। अब बेटा एनसीईआरटी के कार्टिलेज के कई सारे एग्जांपल दिए हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे पाई जाने वाली कार्टिलेज की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके बेसिस पर हम समझेंगे कि कार्टिलेज के कितने टाइप होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जांपल एनसीईआरटी ने कोट किए हैं और आखिर उन चीजों की अपने को जरूरत क्यों होती है। तो देखिए
अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज का सबसे पहला जो टाइप आता है यह कहता है हाइलाइन कार्टिलेज। पहला टाइप कौन सा रहेगा बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज। ये सबसे पहला टाइप। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज हाइलाइन। अब हाइलाइन कार्टिलेज में देखिए, हाइलाइन जो वर्ड है, इस वर्ड में ये वर्ड लिया गया हाइलोस वर्ड से, और हाइलोस वर्ड का मतलब होता है ग्लास। हाइलोस मतलब ग्लास। तो जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये कुछ कैसी होगी? ग्लास के जैसी कार्टिलेज होगी। तो ग्लास लाइक एक कार्टिलेज को अपन आप क्या देते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं। अब ये हाइलाइन कार्टिलेज में सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसका जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स बेटा ब्लूइश होता है और ट्रांसल्यूसेंट होता है। मैट्रिक्स के बारे में कितनी प्रॉपर्टी? तो पहला क्या है, इसका कलर कैसा है? ब्लूइश। अगला ये क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ब्लूइश यानी कि कलर कैसा होगा? नीला। कलर कैसा होगा? नीला। अगली टर्म आई ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वर्ड का मतलब क्या है? तो एक कंडीशन होती है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि तुम्हारे चश्मे का लेंस, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट। एक कंडीशन ओपैक। एक कंडीशन क्या हो? ओपैक। जैसे मान लो हम जिस टेस्ट पे बैठे, इस टेस्ट की जो लकड़ी है, ये लकड़ी कैसी है? ओपैक। आपको इसके आसपास दिखाई नहीं देता। अगली कंडीशन आती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब हुआ जबकि आपको थोड़ा सा दिखे और थोड़ा भी नहीं भी दिखाई दे। जैसे कि बटर पेपर सबने देखा होगा, तो जो बटर पेपर है वो लगभग कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो आपने कहा कि जैसे मान लो हमारे पास नीले रंग का एक ग्लास, मोटा था ब्लू कलर का ग्लास, उस ग्लास को हम फ्लोर पे या कहीं खूब अच्छे से रब कर दें। रब करने के बाद क्या होगा? उसके आर पार अपने को साफ साफ नहीं दिखेगा और थोड़ा बहुत तो हमको दिखाई देगा ही। तो हमें यहाँ पर जब अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे, साफ साफ न दिखाई देता हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और मैट्रिक्स का कलर कैसा रहेगा? ब्लूइश। तो आपने कहा मैट्रिक्स ब्लूइश और ट्रांसल्यूसेंट है। अगली बात है कि यहाँ पर फाइबर्स आर एब्सेंट। फाइबर्स इसके अंदर क्या रहेंगे बच्चे? एब्सेंट होते हैं। तो फाइबर्स के बारे में आपने कहा कि फाइबर्स इसके अंदर एब्सेंट है, यानी कि समझिए आपने नॉर्मली कार्टिलेज के अंदर कहा कि इसके मैट्रिक्स में क्या पाए जा रहे हैं? फाइबर्स। और हाइलाइन कार्टिलेज का जब डायग्राम बनाएंगे तो इसके डायग्राम के अंदर फाइबर्स होंगे क्या? नहीं, वहां पर फाइबर्स विल बी टोटली एब्सेंट। अच्छा, यहाँ डायग्राम में एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, और वो ये कि इसका जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे कि कार्टिलेज का मैट्रिक्स ए वेस्कुलर होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा रहेगा बच्चे? ए वेस्कुलर होगा। ए वेस्कुलर का मतलब है क्या कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है? नहीं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा रहेगा? ए वेस्कुलर होगा। तो हमने कहा कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है ए वेस्कुलर। नॉर्मली कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, और हाइलाइन कार्टिलेज के केस में फाइबर्स विल बी एब्सेंट। अब ये कहां मौजूद है? तो ये जहां पाया जा रहा है उसके एग्जांपल पे मैं सबसे पहला एग्जांपल लूंगा यहाँ पर नेसल सेप्टम। ये कहां मौजूद होता है बेटा? नेसल सेप्टम पर मौजूद है। तो नेसल सेप्टम क्या है इसको समझते हैं जरा। अपनी नाक पे यहाँ इस वाले पार्ट से पकड़ो, सबसे ऊपर हिलाने की कोशिश करो। क्या हिलता है? नहीं, ये बोन। ये क्या है बच्चे? बोन। इसके ठीक नीचे यहाँ वाले पार्ट को पकड़ो, हिलाने की कोशिश करें। क्या हिलता है? हिल जाता है। ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ सबसे आगे की तरफ पकड़ो, इसको जरा हिलाओ। ये काफी ज्यादा हिल रहा है। यहाँ पर कार्टिलेज अलग, ये वाली कार्टिलेज अलग। तो ये जो जगह है यहाँ पर क्या है? अंदर की तरफ एक बॉल जो आपके नेजल चैम्बर को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम कौन सी कार्टिलेज से बना है? हाइलाइन कार्टिलेज। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्सन का नेसल सेप्टम डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट में,
तो उस पर्सन के अंदर बेसल सेप्टम को रिपेयर करने के लिए कौन सी कार्टिलेज की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे कि इसके लिए आवश्यकता होगी हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज और कहां पर पाई जाती है? तो ये हाइलाइन कार्टिलेज आपकी मौजूद होती है लैरिंक्स। कहां पाई जाती है बेटा? लैरिंक्स पर पाई जाती है। लैरिंक्स क्या है? इसको हम अपने अंदर क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। तो जो हमारा साउंड बॉक्स है वहां पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पर कौन सी कार्टिलेज मौजूद है? हाइलाइन कार्टिलेज। तो आपने कहा पहला क्या हुआ? बेसल सेप्टम। इसके बाद अगला क्या गया? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद फिर आप यहां रख सकते हैं सी शेप कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया। तो सी शेप कार्टिलेज किसकी बेटा? ट्रैकिया। ध्यान रखें और दो ये जो सी शेप कार्टिलेज है या सी शेप रिंग है, या जानते हैं कि ट्रैकिया के अलावा ब्रोंकी में भी पाई जाती है। राधा कुछ इनिशियल ब्रोंकियल तक मौजूद होती है, और कुछ चीजें हम डिटेल में बात करेंगे जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब। अभी हम यहाँ पर सिर्फ आप किसका ले रहे हैं? ट्रैकिया का। तो हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का मतलब क्या हुआ? वेट पाइप। यानी कि ये हमारे ट्रैकिया पर सी शेप कार्टिलेज की क्या पाई जाती है? रिंग। यहाँ सी शेप का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिंग है ये पीछे की तरफ कंप्लीट नहीं होती है, पीछे की तरफ कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। तो ये सी शेप रिंग आपकी किसकी बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज की बनी। और ये मौजूद होती है लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। किसके अंदर है? लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। यहां पर आप कहते हैं कि ये बनाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या बना रही है? आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाती है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो कहां पर मौजूद है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पर पाई जाती है। तो लॉन्ग बोन्स के एंड पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पाई जा रही है? लेफ्ट साइड हेड। ध्यान देखिए इस बोन का नाम क्या है बच्चे? ह्यूमरस। ये कौन सी है? रेडियस और अल्ना। आप ऐसे करो, लिटिल फिंगर की तरफ कौन है? अल्ना, अंगूठे की तरफ रेडियस। देखो यहां पर रेडियस और अल्ना का जो ऊपरी सिरा है, क्या से जुड़ेंगे? रेडियस और अल्ना का ऊपरी सिरा ह्यूमरस के नीचे वाले सिरे के साथ जुड़ रहा है। जब ये बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो इस जगह को, इस चीज को बोलते हैं आर्टिकुलेशन। कहा जाता है आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर ह्यूमरस आर्टिकुलेट किसके साथ हो रही है? रेडियस और अल्ना के साथ। तो ह्यूमरस पर जो सिरा यहाँ जुड़ रहा है वहां पर हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग है ना, ऐसे करके। रेडियस और अल्ना के जो सिरे जुड़ रहे हैं उनके सिरे पर भी कवरिंग किसकी है? हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये हाइलाइन कार्टिलेज लॉन्ग बोन के कहां पाई जा रही है? सिरों पर, यानी कि एंड्स पर मौजूद है। हमारे अंदर हाथ पे मौजूद है क्या? हाँ। पैर में है? हाँ। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसे? लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आर्टिकुलर कार्टिलेज एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन। तो यहाँ पर कौन सी कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। और ये कहां पर पाई जाती है? तो ये हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है इन एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। कहां पाई जाती है बेटा? एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो एंडोस्केलेटन है वहां पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है। एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन पर कौन सी कार्टिलेज पाई जा रही है? हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद है। एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन पर कौन सी कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। समझिए एम्ब्रियो का जब बाद में प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर जब ऑव्यूलेशन होगा यानी कि चाइल्ड बर्थ होगी तो इस एम्ब्रियो को अपनी मदर की बर्थ कैनाल से पास करना है। बर्थ कैनाल का मतलब हुआ कि यूट्रस का लोअर पार्ट यानी कि सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बर्थ कैनाल। अब इस बर्थ कैनाल में से एम्ब्रियो को बाहर निकलना है। अगर एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन में बोन होगी तो एम्ब्रियो का जो बॉडी है ये कंपैरेटिवली हार्ड होगा, तो ये फ्लेक्स नहीं होगा, मतलब कि बर्थ कैनाल में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर अगर यहाँ पर कार्टिलेज है
तो उसके इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फ्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा मोड़ सकता है। तो एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन में क्या पाया जाता है, क्या बोन होती है, क्या नहीं, क्या पाई जाती है, हाइलाइन कार्टिलेज बॉडी। इवन अगर आपने 6 महीने या साल 1.5 साल तक के बच्चे को अगर आपने खिलाया हो, तो ऑब्वियसली आपने खिलाया होगा, तो उसके सिर पर अगर आपने नोटिस किया हो तो सिर एकदम सॉफ्ट सा होता है, ठीक, स्पेशली सिर का जो बीच वाला पार्ट है ये एकदम सॉफ्ट होता है। तो पहले जो स्कल है वो किसका बना है, कार्टिलेज का, एकदम सॉफ्ट डेलिकेट सा है। बाद में क्या होता है कि कार्टिलेज की जगह पे क्या आ जाता है, बोन, ठीक। जब बोन आती है तो आपका स्कल इतना मजबूत हो जाता है कि आप गुस्से में अपने सिर से टक्कर मार के दरवाजा भी तोड़ सकते हैं, ठीक। तो बाद में कार्टिलेज की जगह पे क्या आ गया, बोन आ गई, ठीक। तो कार्टिलेज की जगह पे क्या आ जाता है, बोन आ जाती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो ये भी किसका बना होता है बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होगा। ये और पाई जाती है बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, और कहां पाई जाती है, बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। तो स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी मौजूद होती है। स्टर्नम कहां है, क्या है स्टर्नम, तो ये जो चेस्ट बोन है इसका नाम क्या है, स्टर्नम। इसका नाम क्या है, स्टर्नम। ये यहाँ पे क्या है, रिब्स। ये रिब्स जब इधर की तरफ आकर के स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं तो स्टर्नम और रिब्स के आर्टिकुलेशन पर यहाँ कौन सी कार्टिलेज पाई जा रही होती है, हाइलाइन कार्टिलेज बॉडी होती है। तो स्टर्नम और रिब्स के जंक्शन पॉइंट पर कौन सी कार्टिलेज पाई जा रही है, हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ मौजूद है। तो पहले टाइप की कार्टिलेज हुई हाइलाइन। हाइलाइन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज वाइड फाइब्रस कार्टिलेज। अगली कार्टिलेज का नाम क्या है बेटा, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज नाम होता है। तो अगले टाइप की कार्टिलेज को क्या कहा जाता है, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज नाम देते हैं। तो अगली आ जाती है वाइड फाइब्रस कार्टिलेज। नाम से समझ में आता है कि इसके अंदर कौन से फाइबर ज्यादा पाए जाने चाहिए, वाइड फाइबर यानी कि कोलेजन फाइबर। तो आपने कहा कि यहाँ पर कोलेजन फाइबर आर अबंडेंट। कौन से फाइबर ज्यादा पाई जाएंगे बेटा, कोलेजन फाइबर यानी कि वाइड फाइबर यहाँ पर अबंडेंट होंगे, नंबर में काफी ज्यादा होंगे, ये काफी ज्यादा पाए जा रहे होंगे। अब कोलेजन फाइबर तीनों टाइप के फाइबर में सबसे मजबूत थे कि नहीं, है ना। अगर ये सबसे ज्यादा है तो सारी कार्टिलेज में सबसे मजबूत कार्टिलेज कौन सी होनी चाहिए, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज। तो आपने कहा कि वाइड फाइब्रस कार्टिलेज है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कार्टिलेज कौन सी होती है, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज सबसे मजबूत है। कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहां पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर पाई जाती है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब है कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये मौजूद होती है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। किसके बीच पाई जाती है, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है। यानी कि आसपास वाली जो वर्टिब्रा है उनके बीच में कौन सी कार्टिलेज यहाँ पाई जा रही है, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। अब कहानी को अपन समझेंगे कि वाइड फाइब्रस कार्टिलेज यहाँ पर कर क्या रही है या क्यों प्रेजेंट होती है, तो इसके पर्पस को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कुछ ऐसे समझें, जैसे मान लो लेट्स से हमारे पास जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का मतलब हुआ वर्टिब्रल कॉलम का जब भी आपने डायग्राम देखा है तो इसमें छोटी छोटी बोन होती है। एक इंडिविजुअल बोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा का नंबर कितना होता है, 26 वर्टिब्रा पाई जाती है मॉडल में। यहाँ पर कहानी ये है कि जैसे मान लेते हैं लेट्स से एक वर्टिब्रा ये, दूसरी वर्टिब्रा ये हो गए, तो वर्टिब्रा कितनी है, दो। आसपास वाली जो वर्टिब्रा है वो ऐसे करके एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब दोनों मॉडल का जो ढक्कन है ये ढक्कन हो गया अपना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक। क्या होगा जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो ये वाला पार्ट कार्टिलेज है, कार्टिलेज आपने कहा था प्लायबल है, रेजिस्ट कंप्रेशन यानी कि थोड़ा सा दब सकता है। तो ये कार्टिलेज आगे की तरफ थोड़ी सी प्रेस ऐसे करके
ऊपर वाली इसके और आगे प्रेस होगी, नीचे वाली और आगे प्रेस होगी, धीमे धीमे मोड़ते मोड़ते लगभग यू शेप स्ट्रक्चर बन सकती है। वहीं पर जब अगर आप पीछे की तरफ बेंड होना चाहते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, ये ऐसे करके पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ प्रेस होगा। तो ये जो काम था ये किसकी वजह से हो पाया, इंटरवर्टिबल स्ट्रेस की वजह से। पर ध्यान दें यहां पर आपको सबसे मजबूत कार्टिलेज की आवश्यकता क्यों थी, सबसे मजबूत कार्टिलेज आपको क्यों चाहिए थी, तो समझिएगा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पैर पे ही खड़े हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने हाथों से किसी पेड़ की डाल को, किसी बोल को, किसी चीज को पकड़ा और पकड़ करके आप लटक गए। अब तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे है, तब आपकी जो पैर उनका जो बॉडी वेट है या एब्डोमेन का जो बॉडी वेट है वो वर्टिब्रा को एक दूसरे से दूर खींच रहा है ना, कहां लेकर के जाएगा, वर्टिब्रा को एक दूसरे से दूर लेकर के जाएगा। अब अगर यहाँ सबसे मजबूत कार्टिलेज नहीं लगी हुई तो वर्टिब्रा एक दूसरे से खुल जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस वर्टिब्रा के बीच में है स्पाइनल कॉर्ड। क्या मौजूद है इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी डैमेज और स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज हो गई ही हमारे अंदर हो जाएगा पैरालाइसिस। क्या होगा, पैरालाइसिस। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर कोई हमारे हाथ और पैर पकड़ के खींचे तभी हमारा वर्टिकल कॉलम की सारी वर्टिब्रा साथ में बनी रहे। तो इसके साथ में बने रहने के लिए सबसे मजबूत कार्टिलेज की आवश्यकता है और सबसे मजबूत कार्टिलेज कौन सी होती है, राइट फाइब्रस कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जो यहाँ इंटरवर्टिबल डिस्क पर मौजूद है। क्या आपको पता है कि जब आप लेटे होते हैं, आप सो रहे होते हैं या कोई पर्सन जब मर जाता है तो उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, कारण जब आप खड़े हैं, जब बैठे हैं तो आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क बनी हुई है और मैंने कहा ना रेजिस्ट कंप्रेशन, लेट जाएंगे तो यही इंटरवर्टिबल डिस्क थोड़ी सी खुल जाएगी, खुलेगी तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कुछ सेंटीमीटर की लंबाई में परिवर्तन आता है और वो किसकी वजह से आता है, इसी इंटरवर्टिबल डिस्क की वजह से। क्या ये एग्जांपल हमें समझ में आ गया? अगर ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, कहां मौजूद है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर मौजूद है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां होता है, तो ये मैंने कहा बिटवीन प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल की जो प्यूबिक बोन्स हैं उनके बीच में, पेल्विक गर्डल की प्यूबिक बोन्स के बीच में क्या पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस मौजूद होता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पाया जा रहा है, पेल्विक गर्डल की जो प्यूबिक बोन्स हैं इनके बीच में क्या मौजूद होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझते हैं सबसे पहले पेल्विक गर्डल क्या है, तो हमारे अंदर बेटा दो गर्डल पाई जाती हैं, एक पेक्टोरल और दूसरा पेल्विक। पेल्विक शब्द जब भी आएगा तो हमेशा इसका मतलब होता है कमर या बीच वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। एक और टर्म आती है पेक्टोरल, जब भी पेक्टोरल वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है चेस्ट। पेक्टोरल का मतलब पेल्विक का मतलब पेल्विक यानी कि कमर, पेक्टोरल यानी कि चेस्ट। अब देखो हमारी पेक्टोरल गर्डल जो है, पहले इसकी बात करते हैं। पेक्टोरल गर्डल में क्या आगे बोन, इसका नाम है क्लेविकल। क्या नाम, ये पीछे बोन, इसका नाम स्कैपुला, इसका नाम स्कैपुला। एक स्कैपुला एक क्लेविकल इधर, एक स्कैपुला एक क्लेविकल इधर, ये चारों बोन मिलकर के हमारी पेक्टोरल गर्डल बनाती है। ऐसे ही हमारी पेल्विक गर्डल का एक हाफ इधर और एक हाफ इधर होता है, ठीक। तो ये जो हाफ है, यहाँ जो बोन पाई जा रही है इसका नाम होता है कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन। इस स्पेलिंग होती है COXAL, स्पेलिंग क्या है, COXAL। तो इस बोन का नाम है कॉक्सल बोन। हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। हर कॉक्सल बोन कितनी बोन के फ्यूजन से बनेगी, 3। इन बोन्स के नाम होते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। नाम क्या है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस।
यहाँ पर आप समझिए ऊपर की तरफ जो बोन होती है इसका नाम है इलियम। इसका नाम क्या होता है? इलियम। जब आप बैठे तब आपका बॉडी वेट जिस बोन पर है उस बोन का नाम है इस्चियम। उसका नाम क्या है? इस्चियम। और आगे की तरफ जो बोन होती है इसका नाम है प्यूबिस। मतलब कि एक प्यूबिस इधर है ना, एक प्यूबिस इधर, एक प्यूबिस इधर, दोनों प्यूबिक बोन जब आपस में जुड़ेगी तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पाई जाती है? बिटवीन प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल के हाफ कितने? 2। हर हाफ में प्यूबिक बोन का नंबर 1, तो प्यूबिक बोन का टोटल नंबर 2। दोनों तरफ की प्यूबिक बोन के बीच में क्या मौजूद है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो एग्जांपल किसका है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है। तो ये दो टाइप की कार्टिलेज समझ में आई? इसको लिखें अगले टाइप पे आते हैं। कार्टिलेज के अंदर नहीं होता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वहीं पर कॉन्ट्रोप्लास्ट होता है। वो वेस्कुलर होता है तो उसके आसपास जैसे WFCT की कवरेज थी वो वेस्कुलर होती है। तो वहां से सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू जैसे न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, वहां से मिल जाते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू भी वेस्कुलर था, एपिथेलियल टिश्यू भी मल्टीलेयर था, तो पास के कनेक्टिव टिश्यू से मिल रहे थे। तो वहां पे बाहर जो WFCT की लेयर होगी वो WFCT की लेयर के अंदर जो पेरिकॉन्टिलियम था वहां ब्लड वेसल्स होंगे, वहां तक न्यूट्रिएंट आ रहे, वहां से सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट से मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाए। देख क्या चल
अब देखो बेटा, थर्ड टाइप की जो कार्ट्रिज आती है इसे कहा जाता है येलो इलास्टिक कार्ट्रिज। तो तीसरे को अपन ने क्या था, येलो इलास्टिक कार्ट्रिज। नाम से क्या समझ में आया आपको? कौन से फाइबर ज्यादा? इलास्टिक फाइबर, यानी कि येलो फाइबर से क्या ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने इसे क्या बोल दिया, येलो इलास्टिक कार्ट्रिज कह दिया। येलो इलास्टिक फाइबर में आपने कहा कि यहां पर इलास्टिक फाइबर इलास्टिक फाइबर का नंबर यहाँ कंपेटिटली 4। तो इलास्टिक फाइबर का अबंडेंट थी यहाँ पर। अब ये जो येलो इलास्टिक कार्ट्रिज है, इसके एग्जांपल में हमने सबसे पहला लिया टिप ऑफ नोज। पहला एग्जांपल क्या दिया बच्चे, टिप ऑफ नोज। अभी हमने देखा था कि हमारी नोज पर नेजल सेप्टम और टिप दोनों पार्ट की जो हार्डनेस है वो अलग अलग थी। सेप्टम वाला पार्ट ज्यादा रिजिड था, जबकि टिप वाला पार्ट कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल। तो टिप ऑफ नोज पर कौन सी कार्ट्रिज पाई जाती है, इलास्टिक। ये और पाई जाती है ईयर पिन्ना, कहां पर मौजूद है, ईयर पिन्ना। एनसीईआरटी इसको नाम देती है आउटर ईयर जॉइंट्स। एनसीईआरटी क्या लिखती है, आउटर ईयर जॉइंट्स नाम लिखती है। तो जो हमारा ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना ये है जो हमारा ईयर पिन्ना है। ये ईयर पिन्ना में किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्ट्रिज का बना हुआ है। और ये वाला पार्ट भी कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है। तो पहला अपन ने क्या था, टिप ऑफ नोज। अगला क्या लिया, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना के बाद अगला मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा एपिग्लॉटिस। अगला एग्जांपल क्या दिया मैंने, एपिग्लॉटिस लिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एपिग्लॉटिस। क्या होता है एपिग्लॉटिस? तो जो हमारा विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया है, उसे फूड को स्वेलो करते टाइम बंद करना किसका काम होता है, एपिग्लॉटिस का। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, तो आपने कहा कि ये क्लोज करता है ट्रेकिया को व्हाइल स्वेलोइंग फूड। जब खाना निगल रहे होते हैं तब फूड को निगलते टाइम ट्रेकिया को बंद करना किसका काम होता है, एपिग्लॉटिस का। और ये एपिग्लॉटिस में किसका बना होता है बेटा, येलो इलास्टिक कार्ट्रिज का बना हुआ है। तो येलो इलास्टिक कार्ट्रिज फॉर्मेशन करता है एपिग्लॉटिस का। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किससे बनी हुई है, येलो इलास्टिक कार्ट्रिज से। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में एक बार कार्ट्रिज के एग्जांपल पढ़ते हैं। सारे कौन कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं, तो एक बार जरा शुरू से देखना स्टार्ट करो। पेज नंबर 104। सबसे पहले एग्जांपल कौन सा लिखा, पहले क्या लिखा, टिप ऑफ। कौन सी कार्ट्रिज यहाँ पर, येलो इलास्टिक। दूसरा क्या लिखा, आउटर ईयर जॉइंट। कौन सी कार्ट्रिज, येलो इलास्टिक कार्ट्रिज। तीसरा क्या लिखा, 15 adjacent bones of vertebral column। इसकी बात हो रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कार्ट्रिज कौन सी है, फाइब्रस कार्ट्रिज है। अगला एग्जांपल लेफ्ट हैंडेड। इसकी बात कर रहे हैं आर्टिकुलर कार्ट्रिज, जो किस टाइप की थी, हाईलाइट कार्ट्रिज थी। फिर अगला इतना ही है ना। तो अपन ने कहा कि ये सारी एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए वो अलग अलग टाइप की कार्ट्रिज के एग्जांपल दिए। और इसी वजह से हमने इन तीनों टाइप की कार्ट्रिज के बारे में समझा कि भाई एनसीईआरटी ने जो कार्ट्रिज कहे ये सारे एग्जांपल एक साथ दिए हैं, इनमें सिमिलरिटी है, ये सब कार्ट्रिज है, पर स्टिल इनके अंदर डिसिमिलरिटी है कि इनकी जो हार्डनेस है, इनकी रिजिडिटी है, वो कम ज्यादा होती है, अलग अलग होती है। अब यहाँ पर बस एक बात और सुन लेंगे। देखिए, एक और टाइप की कार्ट्रिज होती है जिसे कहा जाता है कैल्सिफाइड कार्ट्रिज। कभी कभी कुछ कार्ट्रिजेज में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से कार्ट्रिज एकदम सॉलिड, रिजिड, हार्ड बन जाती है। तो इसे बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्ट्रिज। हमारे अंदर ये जो ह्यूमरस बोन है, इसका जो हेड है ये ऊपर की तरफ, ये माना जाता है कैल्सिफाइड कार्ट्रिज का बना है। ये जो बोन है इसका नाम है फीमर। फीमर का जो हेड है ये भी माना जाता है कि कैल्सिफाइड कार्ट्रिज का बना हुआ है। और कैल्सिफाइड कार्ट्रिज के बारे में एनसीईआरटी दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं करती।
ना आज तक इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए हम याद भी नहीं करेंगे। हमारे लिए कार्टेज कितने टाइप की है? 3। पहला कौन सा? हाईलाइट, दूसरा तीसरा तीनों में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन होती है? येलो इलास्टिक सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। फाइबर किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? हाईलाइट में। फाइबर किसमें एब्सेंट है? हाईलाइट। और तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होती है? फाइबर कार्टेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक बात इतना लिख देंगे, फिर बात करते हैं कार्टेज के बाद बोन के बारे में। एपिग्लोटिस को स्ट्रेटिफाइड डिवाइडर एपिग्लोटिस को बेटा कवर करती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो कवर करने वाला कौन है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और एपिग्लोटिस बनी किसकी है? तो एपिग्लोटिस जो बना होता है वो आपका बना है येलो इलास्टिक काइनेज पर। क्या आगे बढ़ जाए? कार्टिलेज के बाद अब बेटा अगली चीज आती है अपने पास बोन। तो अगला टिश्यू कौन है? बोन के बारे में हम कहते हैं कि बोन हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है। तो हमारी बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू किसे माना जाता है? तो अपनी बॉडी के अंदर सबसे हार्ड टिश्यू कौन होता है? हार्डेस्ट टिश्यू का नाम। यहाँ ध्यान दीजिए, हार्डेस्ट टिश्यू जब कहा जाएगा तो आप कहेंगे बोन। वहीं पर अगर कहा जाएगा कभी कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है, तो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ये होता है इनेमल। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है बेटा? इनेमल। जबकि हार्डेस्ट टिश्यू कौन होता है? बोन। इनेमल क्या है? तो हमारे टीथ पर जो बाहर की तरफ ट्रिम सरफेस है या टीथ पर बाहर जो अपने को व्हाइट कलर की कवरेज दिखाई देती है, ये किसकी बनी है? इनेमल। तो इनेमल हमने कहा कि इनेमल इज हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। तो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल कहा जाता है। अब बताती है कि अगर इनेमल एक मटेरियल है, बॉडी में पाया जा रहा है, तो क्या मैं इनेमल को टिश्यू कह सकता हूं? नहीं, इनेमल को टिश्यू नहीं कहा जाता। इनेमल क्या है? तो इनेमल इज सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अमीलोब्लास्ट सेल। इनेमल क्या है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट है कौन सी सेल का? तो सेल का नाम है अमीलोब्लास्ट सेल। तो अमीलोब्लास्ट सेल का सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? इनेमल। तो इनेमल इज सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अमीलोब्लास्ट सेल। और इनेमल हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल क्या बनाता है? हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ बनाता है। तो क्या आपने कोई इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए कहानियां है क्या, इसे देखते हैं। हमारी जो बोन है, हमारे बोन में लगभग 60 to 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक, यानी कि पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल लगभग कितना बचा? 30% के आसपास, जो कि काफी कम। इनेमल बोन से कहीं ज्यादा हार्ड होता है। इनेमल के अंदर लगभग 97-98% के आसपास इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। यानी कि इसके पास अगर ये एक टिश्यू हो तो इसकी सेल्स के पास पानी कितना बचेगा? 2-3%।
2-3% पानी पे किसी भी सेल का सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब आपकी बात दो विकल्प, या तो आप इनऑर्गेनिक मटेरियल कम करो, इनऑर्गेनिक मटेरियल कम करेंगे तो हार्डनेस कम होगी, यानी कि आप घिसेंगे चले, या फिर अगर आप हार्डनेस बराबर रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर सेल नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि सेल होगी तो सेल के पास तो जो है कितना 2-3% वाटर पे सेल सर्वाइव नहीं करेगी। तो तरीका ये निकाला गया कि हम जानते हैं हमारे लाइफ में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार, दोनों बार जब हमारे अंदर टीथ का फॉर्मेशन होता है तब एक सेल आती है जिसका नाम है अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट सेल अपना एक सेक्रेशन रिलीज करती है, ये सेक्रेशन समय के साथ ड्राई होता है और ड्राई होने के बाद इसके पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो लगभग 97-98% रह जाता है, पानी इसके अंदर कम हो जाता है। अमीलोब्लास्ट से जैसे ही टीथ का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। मतलब ये सेल हमारे अंदर कितनी बार आई, 2 बार, दोनों बार इसने क्या किया, एनेमल का फॉर्मेशन कराया और एनेमल फॉर्मेशन कराने के बाद सेल की क्या होते हैं, अब सेल की डेथ के बाद यही वजह है कि अगर एक बार एनेमल घिस जाए तो एनेमल के घिसने के बाद दोबारा एनेमल नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आपने सेंसोडाइन के एड देखे होंगे, उसमें यही तो लिखा है कि जो एनेमल है उसके अंदर पोर्स बन गए जिसकी वजह से सारी टूथ सेंसिटिविटी होती है। तो इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पर क्या इनेमल में सेल होती है, नहीं, इनेमल सेक्रीशन है, ये सेल का सेक्रीशन है अमीलोब्लास्ट का। बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू कौन होता है, तो हार्डेस्ट टिश्यू कौन होता है यहाँ पर, तो बोन के बारे में आपने कहा कि हार्डेस्ट टिश्यू। अब हार्डेस्ट टिश्यू होने के बाद बात आती है कि बोन अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो बोन की अपनी एक स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। बोन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोन में सेल कौन कौन सी पाई जाती है, बोन के अंदर कौन कौन सी सेल। पहली सेल जो बोन के अंदर पाई जाती है इसका नाम होता है बेटा ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी सेल होती है, ऑस्टियोब्लास्ट नाम होता है। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट थी, वैसे ही यहाँ पर जो सेल है इसका नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। दिस ऑस्टियोब्लास्ट इज बोन फॉर्मिंग सेल। तो बोन बनाने वाली जो सेल होती है इस बोन फॉर्मिंग सेल का नाम क्या होता है बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन को बनाने वाली सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, जो कि फॉर्मेशन किसका कर रही है, बोन का। फिर आपने कहा कि ऑस्टियोब्लास्ट के बाद जब ये मैच्योर होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोसाइट में। इसमें कन्वर्ट हुई ऑस्टियोसाइट के अंदर। तो ऑस्टियोसाइट क्या है, तो ये आपने कहा कि ये मैच्योर बोन सेल। तो जो मैच्योर बोन सेल है इसको नाम क्या दिया जाता है, ऑस्टियोसाइट। और ध्यान रखेंगे एक ऑस्टियोसाइट पाई जाती है एक लैकुना में। एक लैकुना में ऑस्टियोसाइट का नंबर कितना रहेगा, 1। वही आप देखिए कॉन्ड्रोसाइट का नंबर एक लैकुना में कितना था, 1 से 4। कॉन्ड्रोसाइट एक लैकुना में कितने थे, 1 से 4। ऑस्टियोसाइट का नंबर 1 रहेगा, मतलब कि ऑस्टियोसाइट और ज्यादा वीआईपी है। इसने कहा कि मेरा पूरा जो स्पेस है वो अकेले मुझे चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। वहां पर जैसे कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल थी वैसे ही यहाँ पर पाई जाने वाली जो सेल है इसका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कौन सी रहेगी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये होगी आपकी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली जो सेल है इसका नाम क्या रहेगा बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट होगा। तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को आप क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। बोन बनाने वाली सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। और मैच्योर बोन सेल का नाम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट। यानी कि कहानी काफी कुछ कार्टिलेज के जैसी ही है। वहां पर कॉन्ड्रोप्लास्ट थी, कॉन्ड्रोब्लास्ट थी, कॉन्ड्रोसाइट थी और कॉन्ड्रोप्लास्ट थी। यहाँ पर इनके नाम के पहले क्या आ गया, ऑस्टियोमार्ट आ जाता है। एक बार जरा इतना लिखेंगे फिर इसके बाद जरा स्ट्रक्चर आगे समझते हैं। लैकुना में सर वर्ड क्या होता है? लैकुना क्या करता है बेटा, ये स्पेस प्रोवाइड करता है जिस स्पेस के अंदर सेल रहती है
मतलब कि जैसे अपन ने समझा कि जैसे पूरा पानी था, उसमें अपन ने सर्फ डाला, फिर हमने उसे खूब अच्छे से हिला दिया तो छाग बना, बबल्स बने। अब उस बबल के अंदर सेल को रहने के लिए अपने आसपास एक स्पेस चाहिए, तो वो जो स्पेस है मैट्रिक्स में, वो प्रोवाइड कौन करता है? लेकुना प्रोवाइड करता है। नहीं, मेम्ब्रेन आप नहीं कह सकते कि लेकुना एक मेम्ब्रेन है। लेकुना नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बस एक स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर ये सेल्स मौजूद होगी। तो लेकुना इज अ स्पेस। अमीलोब्लास्ट के बारे में बेटा अपन ने कहा कि जब हमारे अंदर दोनों का जब टीथ का डेवलपमेंट होता है, तो टीथ का बाहर का हार्ड च्यूइंग सरफेस ये किससे बनता है? इनेमल से। इनेमल अपने आप में सेल से बना हुआ नहीं है। इनेमल क्या है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, यानी कि एक सेल है जो इसे सेक्रीट करती है, इसे बनाती है, बना के बाहर रिलीज कर देती है। रिलीज करने के बाद अब ये धीमे धीमे ड्राई होता है और इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है। तो वो जो सेल है जो कि इनेमल को बाहर सेक्रीट कर रही है, बना करके बाहर रिलीज कर रही है, तो रिलीज करने वाली उसी सेल का नाम क्या होता है? अमीलोब्लास्ट सेल। तो अमीलोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? इनेमल, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और हार्डेस्ट टिश्यू जब भी कहा जाएगा तो हम हमेशा नाम किसका लेंगे? बोन का नाम लेंगे। तो इतनी बात अपन ने लिखी। आज ये बात रखते हैं, आज की क्लास के लिए हम इतना रखते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि बोन की स्ट्रक्चर में ये सारी सेल्स कहां पे अरेंज्ड होंगी, कैसे कैसे अरेंज होती हैं, मैट्रिक्स के बारे में क्या है, फाइबर कौन से पाए जाते हैं, और बोन की स्ट्रक्चर के बारे में बाकी चीजें। तो आज की क्लास के लिए अभी इतना। हार्डेस्ट सेल तो नहीं, हार्डेस्ट सेल हम नहीं कहते हैं। सेल इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि हम एनिमल्स हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाएंगे। जब तक सेल वॉल नहीं है तो कोई सेल हार्ड होगी कैसे? तो इसके लिए हार्डेस्ट सेल का कंसेप्ट अपन अपने अंदर कभी नहीं करके नहीं आते। हम जो बात करते हैं वो बस हार्डेस्ट टिश्यू की बात करते हैं।